जय हिंद विद्यार्थियों, जय हिंद साथियों। सिद्धि विनायक संग्रह की इस ऑनलाइन प्रस्तुति में आपका एक बार पुनः स्वागत है। कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी के अंतिम अध्याय में हम पहुंच गए हैं। अध्याय का शीर्षक है मैं और मैं। लेखक है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। लेखक परिचय। मिश्र जी का जन्म सन 1906 ईस्वी में सहारनपुर जिले के देवबंद ग्राम में हुआ था। राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में इनकी गहरी रुचि रही। स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में इन्हें कई बार जेल की यात्रा भी करनी पड़ी। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था इन्होंने, इसलिए इन्हें जेल जाना पड़ा। इनका मुख्य कार्य पत्रकारिता का था, जिसमें उन्होंने ज्ञानोदय नामक पत्र का संपादन किया और विशेषतः इनका जुड़ाव नया जीवन मासिक के संपादन एवं प्रकाशन से रहा है। इन्होंने अधिकतर ललित निबंधों की रचना की है। निबंध इनके प्रमुख निबंध संग्रह है जिंदगी मुस्काई, माटी होगी सोना, बाजे पायलिया के घुंघरू और दीप जले शंख बजे। आकाश के तारे, धरती के फूल, ये इनके लघु कथा संग्रह है। पत्रकार होने के नाते इन्होंने कई रिपोर्टाज भी लिखे। इनके रिपोर्टाज क्षण बोले कण मुस्काए शीर्षक कृति में संकलित हैं। पाठ परिचय। प्रस्तुत निबंध प्रभाकर जी कि जिए तो ऐसे जिए शीर्षक कृति से लिया गया है। इसमें लेखक ने यह प्रतिपादित किया है कि प्रायः मनुष्य दूसरों के विषय में सोच समझकर दुखी सुखी होता रहता है। उसका प्राथमिक कर्तव्य यह है कि वह अपने विषय में सोचे। तो ये वास्तव में सही बात है साथियों कि व्यक्ति दूसरों के बारे में सोचता है, उसके दुख से दुखी होता है, सुख से सुखी हो जाता है, उससे गहरा लगाव रखता है दूसरे व्यक्तियों से, जबकि उसे अपने कर्तव्य के बारे में, अपने जीवन के बारे में और अपने कर्मों के बारे में सोचना चाहिए। कर्तव्य करने के साथ साथ उसे अहंकार का बोझ नहीं लादना चाहिए और अपने मन में किसी बात का अहंकार भी नहीं रखना चाहिए। अहंकार घृणा का पिता है। अहंकार के कारण मन में घृणा उत्पन्न होती है, इसलिए अहंकार को घृणा का पिता कहा गया है। और घृणा जीवन की संपूर्ण ऊंचाइयों की दुश्मन है। अर्थात घृणा के कारण मनुष्य ऊंचाइयों को नहीं छू सकता, अर्थात अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए लेखक ने कहा कि घृणा से बचना चाहिए। लेखक ने जो दूसरा संदेश दिया है वह यह है कि मनुष्य को जीवन के प्रति निष्ठा रखते हुए संघर्षों से घबराना नहीं चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि निराशा कर्म की गति रोक देती है और नया और ताज़ा अनुभव नहीं करने देती। कि मनुष्य को कभी भी जीवन में निराश नहीं होना चाहिए। निराश अगर व्यक्ति हो जाएगा तो वो निराशा उसके कर्मों की गति को रोक देगी और यदि वो कर्म नहीं करेगा तो उसे जीवन में नया अनुभव भी नहीं हो पाएगा। तो इस तरह का संदेश दिया गया है मित्रों। मूल पाठ की बात करते हैं। मूल पाठ है जब देखो गुमसुम, जब देखो गुमसुम। अरे भाई, तुम्हें क्या सांप सूंघ गया है कि सुबह के सुहावने समय में यूं चुपचाप बैठे हो? तुमसे अच्छे तो देवी कुंड के कछुए ही हैं कि तैरते नजर तो आ रहे हैं। उठो, दो चार किलकारियां भरो और अंगीठी के पेट में गोला डालो, जिससे अपना भी पेट गरमाए। ओहो, तुम कहाँ से आ टपके इस समय? कोई कितनी ही गंभीर मूड में हो, विचारों की कितनी गहराइयों में उतर रहा हो। तुम्हारी आदत है बीच में आ कूदना और फैलाने लगा तलंतरानियों के लच्छे एक के बाद एक। यह सच है कि यह बहुत बुरी आदत है। अब दो व्यक्तियों के बीच में बातचीत दिखाई गई है दोस्तों, और उस बातचीत में एक मित्र दूसरे से कह रहा है कि तुम गुमसुम क्यों बैठे हो? तुम्हें क्या सांप सूंघ गया है? तुमसे अच्छे तो देवी कुंड के कछुए हैं जो तैरते रहते हैं। यहाँ इन बातचीत के माध्यम से मित्रों लेखक ने व्यक्ति को कर्मशील बने रहने के लिए, मुंह न लटकाने के लिए, गुमसुम न बैठने के लिए कहा है। तो वो प्रेरित कर रहे हैं अपने उस मित्र को, कहते हैं कि तुम दो चार किलकारियां भरो, अंगीठी में आग जलाओ और उसमें कुछ खाने के लिए बनाओ ताकि पेट में कुछ जाए। लेकिन दूसरे मित्र हैं, वो कहते हैं मैं बहुत गंभीर मूड में हूँ और तुमने सारा मेरा मूड खराब कर दिया है। ये तुम्हारी बहुत गंदी आदत है कि तुम यह बिना किसी बात को जाने समझे ही यूं ही बोलना शुरू कर देते हो। तो इस पर पहले मित्र हैं वो व्यंग्य करते हुए पुनः उनसे कहते हैं, तो हम लंतरानियों के लच्छे और तुम गंभीर मूड में रहते हो। सच्चाई यह है भाईजान कि जमाना बहुत ख़राब है। जिस गधे को नमक दो वही कहता है कि मेरी आंखें
फोड़ दी। अपने काम तुम्हें दूर से देखा सुस्ता रास्ता काट इधर आए कि देखे तो माजरा क्या है। लेखक कहता है कि हम तो अपने ही काम जा रहे थे और जब तुम्हें देखा कि तुम यहाँ सुस्त सुस्त बैठे हो तो मैंने सोचा क्या बात है, कोई विशेष कारण है जिसके कारण तुम यहाँ सुस्त उदास बैठे हो, तो मैं इधर आ गया ये जानने के लिए कि तुम यहाँ इस तरह से क्यों बैठे हो। कोई तुम्हें अगर कोई दिक्कत है, कोई गड़बड़ है तो मैं तुम्हारे पास आऊँ और कुछ मदद कर दूँ, लेकिन तुम तो इस तरह से व्यवहार कर रहे हो कि जैसे मैं तुमसे कोई रुपए उधार मांगने आया हूँ। तो इस पर पहले मित्र को ऐसा लगता है कि जैसे उसके मित्र को उनकी बात बुरी लग गई, इसलिए कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारा आना तो सर आँखों पर है, लेकिन इस समय मैं गहरे चिंतन में हूँ। और वो गहरा चिंतन क्या है दोस्तों, वो कहता है कि मैं अपने आप में खोया हुआ हूँ। तो अपने आप में खोया हुआ है। इस पर पहले मित्र क्या कहते हैं, भाई वाह क्या कहने, लो फिर बताऊं तुम्हें भी एक बात कि आज तुमने ऐसी दूर की हाँकी कि अब तक के सब छोंक मात हो गए। पहले मित्र कहते हैं कि तुम तो जैसे हाँक रहे हो अर्थात गप्पे मार रहे हो कि तुम आज अपने आप में ही खोए हुए, तो जो पहले तुम बड़ी बड़ी बातें करते थे उन सब बातों को तुमने पीछे छोड़ दिया है। आज तुम अपने आप में खोए हो, मियाँ खोए हुए हो तो डोंडी पिटवाओ। पहले मित्र कहते हैं कि जब तुम खोए हुए हो तो डोंडी पिटवाओ अर्थात अनाउंसमेंट करवाओ या पुलिस में रिपोर्ट लिखवाओ, खड़े खड़े क्या देख रहे हो। अब दूसरे मित्र कहते हैं कि तुम बड़े अजीब आदमी हो, मैं कहता हूँ कि मैं तो संत स्वभाव एक गहरी बात कह रहा था और तुम यहाँ इस तरह से ये कह रहे हो कि तुम कहीं खोए हुए हो। इसके बाद उन दोनों की बातें कुछ आगे बढ़ती है। दूसरे वाले मित्र एक कहानी सुनाना चाहते हैं कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ और उस कहानी को समझ करके तुम्हें ये बातें समझ में आएगी कहाँ मैं खोया हुआ हूँ, कि आदमी किस तरह से खो जाता है। तो देखिए कहानी आगे शुरू करते हैं। 5 आदमी आपस में गहरे दोस्त थे, करने धरने को कुछ नहीं, खाने को दोनों समय रोटी और पीने को भंग चाहिए। पांचों पक्के भंगेड़ी पिए और धुत पड़े रहे। 5 व्यक्तियों की कहानी सुनानी शुरू की दूसरे मित्र ने जो खोए हुए थे अपने आप में, कि 5 व्यक्ति ऐसे हैं जो पक्के भंगेड़ी हैं, भांग उनको चाहिए। अब इसके बाद एक दिन क्या हुआ कि वो मंदिर में बैठे हुए भांग घोट रहे थे। उन 5 की स्त्रियां इकट्ठी होकर पहुंची और लगी दिल का गुब्बार निकालने। 5 की पत्नियां आ गई और अपने दिल की भड़ास से निकालने के लिए उन पर चिल्लाना शुरू कर दिया, उन्हें भला बुरा कहना शुरू कर दिया। वहाँ जो व्यक्ति थे उन्होंने भी उनका समर्थन किया, बहुत बेइज्जती उनकी हुई, तो उन्होंने सोचा क्यों न प्रदेश चला जाए और कोई रोजगार किया जाए। ऐसा सोचकर वे 5 सलाह बना करके चल पड़े। चलते चलते उन्होंने आपस में सलाह कर ली कि हमें होशियारी से चलना है, क्योंकि रास्ते में कोई खो ना जाए, अगर खो गया तो फिर हम घर लौटकर उसके परिवार को क्या जवाब देंगे। अब आगे रात हो गई है और वो एक मंदिर के अंदर सो गए। सुबह उठे तो एक ने कहा कि पहले सबको गिन लिया जाए कि हम 5 चले थे तो कहीं कम ना हो गए हों। तो उनमें से एक ने गिनना शुरू किया, 1 2 3 4, फिर से गिना 1 2 3 4, जोर से चिल्लाकर कहा, अरे हम तो घर से 5 चले थे, ये तो रात भर में ही 4 रह गए। अब उसने जब पहले व्यक्ति ने गिना तो उनकी जो गिनती है, संख्या है, वो 4 तक ही आ रही थी। तो उसने सबको बताया कि हम तो 4 ही हैं। दूसरे ने दोबारा सबको गिना, वे 4। तीसरे ने गिना, फिर भी 4। मामला संगीन हो गया, मतलब अब गंभीर बात हो गई कि 5 थे लेकिन 4 कैसे रह गए। तो सब ने फिर एक मशवरा किया, राय की कि हो सकता है एक व्यक्ति रात को घर चला गया हो, इसलिए हमें भी घर चले जाना चाहिए, हम वापस घर चलते हैं। वे रास्ते में रोते पिटते लौट रहे थे कि एक समझदार व्यक्ति उनको मिला। उन्होंने उनसे कारण पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो, कौन सी मुसीबत है। उन्होंने बताया कि हम घर से 5 चले थे पर रात भर में 4 ही रह गए। उस आदमी ने उन्हें गिना तो वे 5 थे। उसने कहा, भले आदमियों, तुम घर से 5 चले थे और 5 ही हो तो रो क्यों रहे हो। जब उस भले सज्जन व्यक्ति ने, दूसरे व्यक्ति ने गिना तो वो 5 लोग थे। तो उसने कहा, अब तुम रो क्यों रहे हो, तुम तो 5 थे और 5 ही हो। अब ये मामला यहाँ बहुत गंभीर हो जाता है कि जब वो भंगेड़ी गिन रहे हैं तब 4 हो रहे हैं और जब वो दूसरा व्यक्ति गिनता है तो 5 हो गए। इन सब भंगेड़ियों में से एक ने फिर सबको गिना, 1 2 3 4।
फिर से जब गिना गया उन भंगेड़ियों के द्वारा तो वो 4 ही हो गए। समझदार ने कहा, अरे भोंदू, अपने को तो गिन। अब साथियों मामला ये था कि जो भी व्यक्ति गिन रहा था वो अपने आप को भूल जाता और बाकी चारों को गिन लेता। वही हाल मेरा भी हो रहा है कि मैंने घर की सोची, पड़ोसी की सोची, देश की सोची और यूँ समझो कि पूरी दुनिया की बातें सोच मारी, पर अपनी बात भूल गया और कभी यह न सोचा कि आखिर मेरे प्रति क्या कर्तव्य है और क्या अधिकार है। तो वो जो सज्जन कहानी सुना रहे थे उन्होंने ये कहा कि मैं भी इसी तरह से खोया हुआ था, मैं भी दूसरे लोगों के बारे में सोचता रहा, कभी मैंने ये न सोचा कि मेरे प्रति क्या कर्तव्य और अधिकार है। इसके बाद आज मैं यही सोच रहा था कि तुम आगे कहो फिर मैं गहरे चिंतन में था या नहीं। तो वो समझाना चाहते हैं कि मैं तो बड़े गहरे चिंतन में था और ये कहानी के माध्यम से उन्होंने बात को समझाया है। अब पहले मित्र कहते हैं, भाई बात तो तुम्हारी पते की सी लगती है कि हम दुनिया की बात सोचते हैं पर अपनी नहीं, और सच बात बड़े कह गए हैं कि आप मरे जग परले, यानी कि आप खुद मरने के बाद सारे संसार में भले ही प्रलय आ जाए, यानी हम मर जाए तो दुनिया भले ही मर जाए, हम नहीं तो जहान नहीं। बात मन को खलती है पर अपने बारे में सोचे ही क्या। कि बात तो ठीक है कि हमें अपने बारे में सोच लेना चाहिए, विचार करना चाहिए, लेकिन ये भी एक बड़ा प्रश्न है मित्रों कि अपने बारे में क्या सोचें। नहीं सोचते तो खिलाओ पशुओं में नाम, कि अगर तुम अपने बारे में नहीं सोचते हो तो लिखाओ पशुओं में नाम कि तुम पशुओं के समान हो, निरे पशु हो, इसलिए तुम अपना नाम पशुओं में लिखा दो। क्योंकि जो सोचता नहीं वह पशु है, कि पशु है वही ऐसा प्राणी है जो सोचता नहीं है। यदि मनुष्य है तो वो सोचता है, जानवर है तो हम पशु हैं आपकी राय में। पहले मित्र ने कहा कि तो इसका मतलब हम पशु हैं। वाह साहब, आप हमें पशु बता रहे हैं, पर भाई साहब यह तो बताओ कि तुम्हें हमारी पूंछ और सींग किधर दिखाई दिए हैं। पूंछ और सींग, पशु बनने के लिए पूंछ और सींग की जरूरत नहीं पड़ती। बात यह है कि पशुता और मनुष्यता 2 भाव हैं। तो यहाँ भावों की बात की जा रही है। वास्तव में ये विद्यार्थियों सोचने और समझने वाली बात है कि हम जब किसी को पशु या किसी को गधा या किसी को कुछ और कहते हैं तो उसमें उस पशु के जैसी, गधे के जैसी, शेर के जैसी भाव होते हैं, उसके कार्य होते हैं, तभी उसे वो उपाधि दी जाती है। तो ये इन भावों की बात लेखक ने भी यहाँ की है। जो पहले सोचे और फिर चले वह मनुष्य, और जो सोचे कुछ नहीं बस जिधर हवा हो हवा ले जाए बस चला चले वह पशु। अब आई तुम्हारी समझ में मेरी बात कि जो सोच समझ कर काम करे वह तो मनुष्य है, और जो देखा देखी या जो मन में आया या जिधर मुंह हो गया वही काम कर लिया, वो उस व्यक्ति को पशु कहा गया है। तो सोचना जरूरी है, जी हाँ सोचना जरूरी है, और अपने बारे में सोचना जरूरी है। मैं यही जरूरी कार्य कर रहा था जब तुम आए। पहले मित्र को दूसरे मित्र ने कहा कि जब तुम आए तो मैं अपने बारे में ही सोच रहा था और तुम बीच में ही आ गए। महाकवि शेख सादी अपने बेटे के साथ बहुत सुबह ही नमाज पढ़कर लौट रहे थे। उनके बेटे ने देखा कि रास्ते के दोनों तरफ वाले घरों में अभी तक बहुत से आदमी सोए पड़े हैं। उसने अपने पिता से कहा, अब्बा ये लोग कितने पापी हैं, अभी तक पड़े सो रहे हैं और नमाज पढ़ने नहीं गए। शेख सादी की एक कहानी का जिक्र और यहाँ किया है लेखक ने कि जब वो अपने बेटे के साथ सुबह की नमाज पढ़कर मस्जिद से वापस आ रहे थे तो उनके बेटे ने देखा कि रास्ते में बहुत से लोग अपने घरों में सो रहे थे। तो उनके बेटे ने एक प्रश्न किया कि ये लोग सो रहे हैं और नमाज पढ़कर नहीं आए, ये लोग पापी हैं। विचारक शेख सादी ने दुख भरे स्वर में कहा, बहुत अच्छा होता कि तू भी सोता रहता और नमाज पढ़ने न आता। तो यहाँ बात की गहराई है। शेख सादी अपने बेटे को कह देते हैं कि तू भी अगर घर पे ही रहता, सोया रहता और नमाज पढ़ने नहीं आता तो ये बहुत ही अच्छा होता। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा मित्रों क्योंकि अगर वो घर पर ही रहता उनका बेटा तो इस तरह से उन सोए हुए लोगों को नहीं देखता और उसके मन में भी इस तरह की बुरी बातें नहीं आती। इसके बाद बेटे ने आश्चर्य से पूछा, यह आप क्या कह रहे हैं मेरे अब्बा? शेख सादी और भी गहरे में डूब कर कहा,
तब तू दूसरों की बुराई खोजने के इस भयंकर पाप से तो बचा रहता। कि ये लोग सो रहे हैं, बुराई इनमें है और उस बुराई को तू खोज रहा है, देख रहा है, हम चर्चा कर रहे हैं, तो इसका पाप हमें भी लगना है। मतलब यह है कि अपने बारे में सबसे पहले जो बात सोचनी है वह यह है कि मेरा यह अधिकार है कि मैं अच्छे काम करूं। तो सबसे पहली जो बात बताई गई है, सबसे पहला हमारा काम बताया गया है, वो ये बताया गया है कि हमें अपने कर्तव्य का, अपने कर्म का ज्ञान होना चाहिए। अपने जीवन को ऊंचा उठाऊं, पर मेरा यह कर्तव्य नहीं कि जो किसी कारण से अच्छे काम नहीं कर रहे हैं या साफ शब्दों में गिरे हुए हैं, उन्हें अपने कामों से ऊंचे उठने की प्रेरणा देते हुए भी उन पर अपने अहंकार का बोझ न ला दूं, क्योंकि अहंकार घृणा का पिता है और घृणा जीवन की संपूर्ण ऊंचाइयों की दुश्मन है। तो शेख सादी अपने बेटे को समझाते हैं और उसी समझ में आगे लेखक हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि हमें अपने जीवन को ऊंचा उठाना चाहिए, हमें हमारा क्या कर्तव्य है ये सोचना चाहिए। और दूसरी बात है कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि दूसरे लोग कितने गिरे हुए हैं और हमें उन गिरे हुए लोगों को उठाने का काम करें और अपने मन में एक अहंकार को पालें कि हमने दूसरे लोगों के लिए कितना क्या कुछ कर रहे हैं। अगर हम अपने मन में अहंकार पाल लेंगे, अहंकार हमारे मन में आ जाएगा, तो उस अहंकार के कारण हमारे मन में घृणा आ जाएगी और घृणा आ जाएगी तो हमारा जीवन ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाएगा, अर्थात हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। खास बात यह है कि घृणा उसका घात करती है जो घृणा करता है, और इस तरह मैं दूसरों से घृणा करके अपना ही घात करता हूं, तो घृणा को रोकना जरूरी है। लेखक क्या कहता है कि घृणा है वो उसी व्यक्ति पर घात अर्थात प्रहार करती है जो व्यक्ति स्वयं घृणा करता है। यदि हम किसी से घृणा करेंगे तो वो घृणा का बीज हमारे मन में उत्पन्न होगा, इससे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जिसके प्रति हम घृणा करते हैं उसका हम कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसलिए लेखक कहता है कि घृणा को रोकना चाहिए, हमें घृणा नहीं करनी चाहिए। जी हाँ, घृणा को रोकना, उसे उत्पन्न ही न होने देना, यह बहुत ज़रूरी है। पर रोकने की बात सुनकर तुमने मुझे कुछ पुरानी बात याद दिला दी। घृणा को रोकना चाहिए, इससे लेखक को एक पुरानी बात याद आ गई है, वो बताते हैं। मेरे एक मित्र हैं कौशल जी। तो कौशल जी एक मित्र हैं लेखक के, और वो क्या करते हैं, उन्हें अपने जीवन में पहली असफलता यह मिली कि एंट्रेंस पास न कर सके और 9th में ही उन्हें स्कूल को नमस्कार कहना पड़ा। सबसे पहले जब वो 8वीं से 9वीं में आने वाले थे तब एंट्रेंस एग्ज़ाम अर्थात प्रवेश परीक्षा होती थी विद्यार्थियों, और लेकिन वो प्रवेश परीक्षा पास नहीं कर पाए और उन्हें स्कूल छोड़ देना पड़ा, वो आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए। ये उनकी सबसे पहली असफलता थी। अब इस असफलता के बाद देखिए, कुछ दिनों बाद उन्होंने एक छोटा सा प्रेस खोल लिया। साजी समझदार था, प्रेस के नाम लिखता रहा, आमदनी अपने प्रेस फेल हो गया और मेरे मित्र चौराहे पर खड़े दिखाई दिए। तो किसी दूसरे के साथ मिलकर लेखक के मित्र ने एक प्रेस खोल लिया। वो साझीदार जो था उनका पार्टनर, वो पार्टनर ज़्यादा तेज़ था, चालाक था, इसलिए उसने सारा कर्ज प्रेस के नाम लिखता चला गया और जो भी आमदनी हुई वो अपनी जेब में डालता चला गया, जिसके कारण प्रेस फेल हो गया और मित्र है वो चौराहे पर आ गए, अर्थात प्रेस बेचना उन्हें पड़ गया। अपने पिता की पूरी पूंजी लगाकर उन्हें बर्तनों का एक कारखाना खोला। अब उसके बाद ये तीसरा काम उन्होंने शुरू किया है मित्रों। सबसे पहले 9वीं में फेल हो गए, एंट्रेंस नहीं पास किए, तीसरी असफलता कह सकते हैं, काम तो ये दूसरा ही है उनका। दूसरी असफलता प्रेस में मिली। तीसरा उन्होंने अब काम शुरू किया है, वो है एक बर्तनों का कारखाना खोला है। पूरी पूंजी अपने पिता की उन्हें लगा दी है। बर्तन बनते, कलई होती, रुपए छनका करते, सेठों में गिनती होने लगी, पर तभी उनकी पत्नी बीमार हो गई। अब तीसरी बार वो कामयाब तो हो गए, बर्तन बन रहे थे, बर्तन धड़ाधड़ बिक रहे थे, सेठों में गिनती अर्थात अच्छा पैसा उनके पास आ चुका था। लेकिन अब क्या हुआ, अब उनकी पत्नी बीमार हो गई। उसे लिए इरविन अस्पताल पड़े रहे, कारखाना मजदूर खा गए। 5 महीने बाद लौटकर आए तो लेना कम था, देना बहुत। अब मजदूर कारखाना चला रहे थे और उन्होंने सारे कारखाने में सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया। यहाँ भी ताला बंद किया, पंसारी की थोक की दुकान खोली। अब कारखाना बंद करके पंसारी की दुकान खोली। मेवा के ढेर आती, बोरियां जाती, फिर रुपया
बरसने लगा, पर जाने कैसे वे घटनाएं भी छितरा गई और पत्नी का सारा जेवर बेचकर जान छूटी। अब दुकान भी उनकी पहले पहल तो कामयाब रही, लेकिन उसके बाद भी परिस्थितियां कुछ इस तरह की हो गई कि पत्नी के जेवर बेच करके उस दुकान से उन्हें पीछा छुड़वाना पड़ा। तो देखिए यहाँ दुकान भी उनकी, ये चौथा काम भी उनका फेल हो गया। खाली तो रह ही नहीं सकते थे, घर से दूर जाकर होटल खोल लिया। चला, चमका और ठप हो गया। होटल खोला, वो भी खूब चला मित्रों, लेकिन फिर समय के साथ वो भी धीरे धीरे उन्हें बंद करना पड़ा। वहाँ से भी हटे और अपने संबंधी की सोडा वाटर फैक्ट्री में बैठने लगे। यहाँ से एक बीमा कंपनी में गए, खूब चमके। बीमा कंपनी में डायरेक्टर का कुछ झमेला मचा तो उन्होंने शरबत की दुकान खोल ली और अखबार निकाल दिया। दोनों खूब चले, पर चलकर टिके नहीं, चले ही गए। अर्थात विद्यार्थियों कि काम इन्होंने बहुत से किए इनके मित्र ने, लेकिन सारे ही काम एक बार तो चलते और उसके बाद वो फेल हो जाते। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ। अब यह एक बहुत बड़ी कंपनी के मैनेजर डायरेक्टर थे। यहाँ से ऐसे चमके कि पिछली सब चमके फीकी पड़ गई। तो इतने चमके, इतनी प्रसिद्धि प्राप्त की, इतना रुपया पैसा कमाया कि पीछे जो भी कुछ किया था वो सारा यहाँ कम लगने लगा। एक बार तो ऐसी हवा बंधी की गांठ बंध गई, फिर वे ही बहुत सी बातें इकट्ठी हुई और कंपनी पर ताला पड़ गया। अब यहाँ भी ये कंपनी भी बंद हो गई। मेरे मित्र अब पुस्तक प्रकाशक थे। बाजार उनकी पुस्तकों से दाया हुआ था, छाया हुआ था, पटा हुआ था। बहुत सी पुस्तकें उनकी बाजार में धूम थी उनकी पुस्तकों की। खूब रहे, देश स्वतंत्र हुआ। उन्हें एक यात्रा के बीच में एक जाति के लोगों ने उतार लिया और जाने कितने दिन बंदी रहे। अब यहाँ फिर उनके साथ एक दुर्घटना हो गई। वो किसी यात्रा के लिए जा रहे थे, किसी जाति विशेष के लोगों ने उन्हें बंदी बना लिया और बहुत से दिनों तक वे वहाँ रहे। तो किसी तरह से बड़ी मुश्किल से वो जान छुटाकर आए, कहीं कहीं भटकते रहे। कुछ दिन बाद एक पत्रकार के रूप में प्रकट हुए और जब शांति के समय सम्मान की और व्यवस्था की जिंदगी बिता रहे हैं। उन्हें देखकर बराबर मेरा दिमाग चक्कर में रहता है। वे सज्जन कितने अद्भुत हैं कि इतनी असफलताओं के थपेड़े खाकर भी निराश नहीं हुए। हर काम में उन्हें असफलता मिली, लेकिन फिर भी वो निराश नहीं हुए, बल्कि हर बार एक नया काम नए जोश और नए उत्साह के साथ करने के लिए तैयार रहते थे। मैं उनके बारे में बहुत सोचता हूँ, पर उनके व्यक्तित्व का रहस्य न जान पाता। लेखक कहते हैं मैं भी उनके बारे में सोचता हूँ, लेकिन उनका व्यक्तित्व क्यों है ऐसा, किस तरह से है, इस बात को मैं अभी भी जान नहीं पाया हूँ। एक दिन एक अन्य मित्र आए, श्री सिंहल। अब एक दूसरे मित्र के बारे में बता रहे हैं जिनका नाम श्री सिंहल है। उनका कारखाना भी फेल हो गया और वे उसका मामला निपटाने में मेरा सहयोग चाहते थे। उनकी 2 मोटरें बिकनी थी, पर पूरे दाम देने वाला कोई ग्राहक बाजार में न था। एक दिन बहुत ऊबे हुए मेरे पास आकर बोले, लो भाई साहब, जितने की बिकती है उतने में बेच दो, पर यह मामला निपटा दो। अब लेखक के पास उनके मित्र आए हैं, उनका कारखाना बंद हो चुका है, 2 मोटरें हैं उनके पास, बेचना चाहते हैं, उचित दाम नहीं मिल रहे हैं। तो लेखक को कहा भी जितने में बिके उतने में ही बेच दी जाए, लेकिन इस मामले को यहीं ख़त्म कर दिया जाए। मैंने कहा मामला तो निपटना ही है, पर 10,000 की गाड़ियाँ 6,000 में कैसे बेच दें। बोले 6,000 में बेच दीजिए, बात यह है कि यह मामला निपट जाए तो मैं फ्रेश स्टार्ट ले सकूं। तो जो श्री सिंहल है वो भी गाड़ियां बेचकर 10,000 की गाड़ी 6,000 में बेच देना चाहते हैं मित्रों, लेकिन बेच करके क्या करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो बातें हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं मित्रों, वही इस पाठ का ध्येय है। वही इस पाठ में लेखक हमें संदेश देना चाहते हैं कि हमें हमेशा ताजगी से रहना चाहिए, ताज़ा बने रहना चाहिए, ऊर्जावान बने रहना चाहिए, उत्साहित रहना चाहिए। जैसे ये 2 उदाहरण दिए गए हैं कि ये दोनों लोग कभी भी रुके नहीं, कभी भी थके नहीं। 10,000 का माल है, 6,000 में बेचने को तैयार है, ताकि एक नई शुरुआत की जा सके। मेरे कानों में पड़ा फ्रेश स्टार्ट, इसका अर्थ होता है नया ताज़ा आरंभ। तो नया ताज़ा आरंभ करना चाहता है। सुनते हैं कि एक नई ताजगी अनुभव हुई और मैंने सोचा कि एक नया आरंभ अपने साथ एक ताजगी, एक तेजी, एक स्फूर्ण लिए आता है कि तो एक नई शुरुआत जब करते हैं तो एक नई ताजगी आती है। और वही लेखक के मित्र करना चाहते थे कि जीवन में एक नई ताजगी आए, ताज़ापन कुछ बने,
तभी याद आ गए मुझे फिर कौशल जी। तो जो पहले वाले मित्र थे कौशल जी, जिन्होंने कई सारे काम किए थे, वो फिर से याद आ गए कि किस तरह से जीवन में बार बार असफल होकर भी वे थके नहीं, ऊबे नहीं, बार बार आगे बढ़ते रहे। और आज ही पहली बार मेरी समझ में आया कि उनकी इस अपराजित प्रवृत्ति का रहस्य, यह रहस्य है नया ताज़ा आरंभ। तो साथियों, नया ताज़ा आरंभ अर्थात जब भी हम किसी काम में असफल होते हैं तो हमें उस काम को भूल करके, उस बात को वहीं छोड़ करके एक नई शुरुआत करनी चाहिए, और वो नई शुरुआत एकदम जोश खरोश के साथ होनी चाहिए। वे हारे पर हार कर रुके नहीं, और न रुकने में ही उनकी सफलता का रहस्य छिपा हुआ था कि वो हारे, असफल हुए, लेकिन कभी भी असफल होकर रुके नहीं। उन्होंने ऐसा नहीं कि काम को रोक दिया हो, कुछ किया ही ना हो। तो यही उनके सफलता का रहस्य बताया है। मैंने सोचा मेरा अपने प्रति यह अधिकार है कि मैं हार जाऊं, थक जाऊं, गिर पड़े और भूलूं भटकूं भी, क्योंकि यह सब मनुष्य के नाते मेरे लिए स्वभाव है, संभव है। पर मेरा यह कर्तव्य है कि मैं हार कर भागूं नहीं, थक कर बैठूं नहीं, गिर कर गिरा न रहूं और भूल भटक कर भ्रमता ही न फिरूं। फिर जल्दी से जल्दी अपनी राह पर आ जाऊं, अपने काम में लग जाऊं और एक नया आरंभ करूं, क्योंकि रुक जाना ही मेरी मृत्यु है और मरने से पहले न मेरा अधिकार है और न कर्तव्य। तो यहाँ लेखक ये बताना चाहता है कि हमें कभी भी जीवन में रुकना नहीं चाहिए। हम चाहे कितनी भी बड़ी असफलता हमें मिले, हमें आगे बढ़ते ही रहना चाहिए, और आगे बढ़ना ही जीवन है, रुक जाना ही मृत्यु है। तो इस तरह से विद्यार्थियों, दोस्तों, लेखक हमें आगे बढ़ने के लिए संदेश दे रहा है। ये हमारे जीवन के लिए एक नया संदेश है कि हमें कितनी भी असफलता मिले, हमें हमेशा आगे बढ़ते रहने का प्रयास करते रहना चाहिए, और ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि जीवन में हम आगे से आगे बढ़ते ही जाएं, कहीं भी ना रुकें। तो अगर हम रुकेंगे नहीं तो अवश्य ही हमें, निश्चित रूप से हमें सफलता अवश्य मिलेगी। ऐसा ही हमें हमारे जीवन में इन छोटी छोटी कक्षाओं में पढ़ते हुए भी प्रयास करना चाहिए। आगे जब हम कोई भी काम, कोई भी बिजनेस, व्यवसाय शुरू करें तो वहाँ भी हमें इस बात का स्मरण रहना चाहिए। तो मित्रों, ये था आज का हमारा अध्याय, मैं और मैं, अर्थात मेरा मेरे प्रति क्या कर्तव्य है। उसी कर्तव्य को यहाँ लेखक ने बताया है। मिलते हैं एक नई शुरुआत में, एक नए अध्याय के साथ, एक नई पाठ्यपुस्तक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत।